इस वक्त उत्तर भारत में सूरज आग उगल रहा है। पारा 48 डिग्री को पार कर चुका है। ऐसे में राहत की इकलौती उम्मीद अगर कुछ नजर आती है तो वो कमरे में लगा एसी, जो मिनटों में कश्मीर जैसी ठंडक का एहसास करवा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस एसी की ठंडी हवा में आप चैन की नींद सो रहे हैं, वही एसी आपकी जान का दुश्मन हो सकता है। दिल्ली एनसीआर से लेकर देश के कोने कोने से आ रही तस्वीरें डराने वाली हैं। कहीं एसी ब्लास्ट होने से पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया, तो कहीं एक ही परिवार के 9 लोग सोए के सोए रह गए। एक पूर्व आईएएस अधिकारी की जान चली गई। सवाल यह कि जो तकनीक जिंदगी को आसान और सुगम बनाने के लिए आई थी, वो जानलेवा क्यों साबित हो रही है? क्या इसके लिए वो कंपनी जिम्मेदार है जो घटिया मटेरियल इस्तेमाल करती है? क्या वो लोकल मैकेनिक जिम्मेदार है जो जंत पैसों के लिए एसी में बारूद जैसी ज्वलनशील गैसें भर देते हैं? या फिर कसूर हमारी जीवन शैली का है, जहां हम 48 डिग्री की गर्मी में एसी को बिना ब्रेक दिए 24-24 घंटे दौड़ा रहे हैं? वक्त आ गया है हम कंपनी, मैकेनिकों और अपनी आदतों का फुल ऑडिट कर लें। जो एसी आपको भीषण गर्मी में कश्मीर जैसी ठंडक का एहसास देता है, क्या आपने कभी सोचा है कि वो एसी जानलेवा भी हो सकता है? ये तस्वीरें डराने वाली हैं, लेकिन ये सच है। दिल्ली एनसीआर में पारा क्या चढ़ा, घरों और दफ्तरों में लगे एयर कंडीशनर फटने लगे। हाल ही में एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 9 लोग सिर्फ इसलिए सोए के सोए रह गए क्योंकि उनके कमरे का एसी ब्लास्ट हो गया। एक पूर्व आईएएस अधिकारी की जान भी इसी लापरवाही की भेंट चढ़ गई। लेकिन सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या कमी तकनीक में है या गलती हमारे जीवन शैली की है? जानकारों की माने तो इस तबाही के पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहला, 47 से 48 डिग्री की जानलेवा गर्मी में एसी को बिना ब्रेक के कई घंटे लगातार चलाना, जिससे कंप्रेसर ओवरहीट होकर जवाब दे जाता है। दूसरा, एसी में इस्तेमाल होने वाली बेहद ज्वलनशील रेफ्रिजरेटर गैसें, जो जरा सी चिंगारी मिलते ही बारूद बन जाती हैं। और तीसरा, हमारे घरों की कमजोर वायरिंग और लोकल मैकेनिकों से कराई गई घटिया सर्विसिंग। लापरवाही की कीमत अब जिंदगी देकर चुकानी पड़ रही है। क्या हम सिर्फ कंपनियों और मैकेनिकों को दोष देकर बच सकते हैं, या फिर हमें अपनी आदतें बदलनी होगी? वक्त आ गया है कि हम जागे, एसी की ठंड हवा का आनंद जरूर लें, लेकिन इसे मौत की वजह न बनने दें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि जिस तरीके से देश में टेम्परेचर पारा बढ़ा हुआ है, एयर कंडीशनर, एसी एकमात्र सहारा नजर आता है। लेकिन आप देखिए, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, आगजनी की खबरें बढ़ जाती है। आज आपने राजधानी दिल्ली में जरूर सुना होगा, आईटीओ पर जो बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग, वहां पर आग लग गई। कारण निकले तो बात आया कि कंप्रेसर ब्लास्ट हो गया एयर कंडीशनिंग का। इससे पहले ही वो खबर भी मैंने ही ब्रेक करी थी अपने दर्शकों के सामने, जिसमें एक पूर्व आईएएस अधिकारी अपने घर पर आराम कर रहे थे, उनके कमरे में एसी ब्लास्ट हुआ, उनकी जान चली गई। वो खबर भी मैंने आपको बताई थी कि एक ही परिवार के 9 लोगों की जान चली गई। रीजन निकल कर आया, एसी ब्लास्ट, एसी ब्लास्ट, एसी ब्लास्ट। इसी को लेकर हमें सतर्क होने की तो बहुत जरूरत है। और आज हमें किस तरीके से सतर्क रहना है, अपनी लाइफस्टाइल में किस तरीके से बदलाव लाना है, इसको लेकर एक सार्थक चर्चा। और 2 ऐसे चेहरे मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस ऑब्वियसली आपके हमारे दर्शकों के काम जरूर आएगा। मैं बिना देरी किए अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त सतीश कुमार डेरी साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व चीफ फायर ऑफिसर दिल्ली। सतीश सर, आपको नमस्ते कर रहा हूं, वार्म वेलकम टू यू ऑन माय शो। इसके साथ साथ मेरे साथ आपसे कुछ ही देर में जीत सर भी जुड़ने वाले हैं, जाने माने टाउन प्लानर है, उनसे भी जानूंगा। लेकिन सबसे पहले सतीश सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सतीश सर, प्लीज मुझे समझा दीजिए, क्योंकि आपने तो लगातार इस तरह के केसेस में लोगों की जानें भी बचाई हैं, लोगों को हमेशा आगाह भी किया है, अलर्ट भी किया है, दूसरों की जान बचाने के लिए कई बार खुद आप उस तरफ आगे बढ़े हैं, अपनी जान को भी दांव पर लगाया है। सतीश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये एसी ब्लास्ट, ये पूरा घटनाक्रम क्या रहता है? वाकई एसी में ब्लास्ट होता है? क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसा मुझसे पूछना चाह रहे थे, अब तक सोशल मीडिया पर भी लगातार सवाल आ रहे हैं कि एसी वाकई ब्लास्ट होता है, या पहले कहीं से आग लगती है, उसके बाद ब्लास्ट जैसी परिस्थितियां बनती हैं? जहाँ तक एसीज का सवाल है,
गर्मी के दिनों के अंदर लोगों को इतनी समझ नहीं है कि किस जगह कैसे एसी चलाना चाहिए, क्या टेम्परेचर रूम का रखना चाहिए, क्या टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करें, सो दैट ऑटो मोड पे डाल के उसको आप छोड़ देंगे तो कुछ देर के बाद वो फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। फिर जब कमरे का टेम्परेचर ऊपर जाएगा वो फिर चल पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि ओवरलोडिंग नहीं होता है एसी। दूसरी, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं या असेंबल्ड सेट होते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं आग लगने के। जो स्टार रेटिंग वाले एसीज हैं जिसके अंदर आपकी पावर कंजम्पशन भी कम होती है और सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, तो इसलिए जो असेंबल्ड सेट है वो दे आर मोस्ट डेंजरस फॉर आवर ऑक्यूपाइज, यू नो। सतीश सर, मैं तो ऐसे घरों में भी जानता हूं जहां पर मैं टेम्परेचर देखता हूं 16-16 डिग्री रहता है, वहां पर एसी बंद ही नहीं होता, ऑटो कट ऑफ की तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में क्या करना चाहिए फिर हमें? उसमें तो अगर आप इतना ध्यान नहीं देंगे, या फिर ऐसे करें कि अगर आपको 16 टेम्परेचर चाहिए तो दो एयर कंडीशनर लगाइएगा, ताकि कुछ दिन एक चलेगा उसके बाद कुछ दूसरा चलेगा, सो किस दोनों पे लोड नहीं आएगा और वो जो आदमी है वो भी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ये जो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि हर बार जैसे हम कई ऑफिस को देख रहे हैं, प्रेमिसेस को देख रहे हैं, सरकारी दफ्तरों को देख रहे हैं, वहां पर 5 स्टार वाले बड़े बड़े सेंट्रल एयर कंडीशनिंग लगी रहती है, वहां पर भी इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। उसके पीछे का कुछ कारण समझ आता है क्या सर? सरकार की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार में कोई परवाह नहीं करता कि बिजली ज़्यादा चलेगी नहीं चलेगी। लोग अपना कमरा आने से पहले 1 घंटा पहले एसी ऑन करवा देते हैं, क्या अपने स्टाफ वालों को कि ऑन करके रखना ताकि जब मैं आऊँ तो कमरा टेम्परेचर इतना होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों में मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। सिस्टमेटिक तरीके से इसका ध्यान रखें और सेफ्टी का ध्यान रखें तो कुछ भी नहीं होगा। और जहाँ तक कमरे में आग लगने का, आजकल इतना दुनिया भर के सिंथेटिक मटेरियल लगा रखे हैं हम लोगों ने घरों के अंदर और इंटीरियर डेकोरेशन, और ज़रा सी उसको स्पार्क मिला नहीं और इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ा नहीं तो वहाँ से स्पार्क मिलेगा, उससे वो जितने पदार्थ हैं वो आग पकड़ लेते हैं। और आदमी बिफोर ये रियलाइज़ करे कि मेरे को आग में हूँ या क्या है, तो सोए वो आदमी धुएं की वजह से सोए परमानेंट सोए रह जाता है। सतीश सर, क्योंकि आपका एक व्यापक एक्सपीरियंस रहा है, वो एक्सपीरियंस आपकी बातों में भी मुझे नजर आ रहा है। बहुत क्रिस्प आप बोल रहे हैं लेकिन बहुत सही बोल रहे हैं। लोग अगर उसको सुने तो काफ़ी हद तक इन इंसिडेंट्स को हम कम कर सकते हैं, इसमें डिक्लाइन हम देख सकते हैं। लेकिन जब इस तरह के केसेस आप लोगों के सामने आते हैं तो क्योंकि पूरी जांच होती होगी, हर कोई कहता है कि भैया शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, एसी का कंप्रेसर में ब्लास्ट हो गया, एसी में जो गैसेस यूज होती है R32, R30, उसके रिसाव की वजह से शॉर्ट सर्किट, आग बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। ये इसके पीछे के अगर कारण मैं आपसे समझना चाहूँ, ओवरलोडिंग, गैसेस का लीकेज, या फिर जो हमारा लाइफस्टाइल इतना बुरा हो चुका है कि हम बिना एसी के 1 मिनट भी नहीं रह पाते, ओवरलोडिंग। यू आर वेरी राइट। ओवरलोडिंग इज ए मेन प्रॉब्लम फॉर आवर ऑल एसी यूनिट्स, यू नो। क्योंकि अगर कमरे के साइज के हिसाब से वहाँ 1.5 टन का एसी लगना चाहिए था तो उसकी जगह पे वो लोग 1 टन का लगा देते हैं। जब आप 1 टन का लगाएंगे तो जो एसी आपके कमरे में को सर्व कर रहा है उसको बार बार चलना पड़ेगा, रुकेगा नहीं वो कहीं भी, तो उससे आग लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप टोटल कैलकुलेशन करने के बाद अपने एरिया के अंदर जो आपको चाहिए एसी का टेम्परेचर, वो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद उसका वर्कआउट करके देखें कि आपको 2 टन का चाहिए, 2.5 टन का चाहिए या 1.5 टन का चाहिए। उस हिसाब से अगर आप एसी हर कमरे में लगाएंगे तो आई एम 100% श्योर कि कभी उसमें आग का चांस नहीं होगा। सतीश सर, इसमें जैसे कई बार हम देखते हैं, हम तो चाहते हैं कि टाइम पे सर्विस भी हो जाए। कई बार हम जो डिसिग्नेटेड कॉल सेंटर्स होते हैं, कंपनीज के कॉल सेंटर होते हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ आएँ, वहाँ पर इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट होती है, फिर हम लोग ये भी सोचते हैं चलो 1,500 रुपये बच जाएंगे, लोकल मैकेनिक से ही हम लोग सर्विस करवा लें। तो इस तरह सर्विसिंग को लेकर क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? वक्त पर होनी चाहिए, किस तरीके से? अब मेरे जैसे आम आदमी को तो पता नहीं कि सर्विसिंग ठीक से हुई है कि नहीं हुई है, गैस रिफिलिंग की ज़रूरत थी कि नहीं थी, वो तो हम हर बार करवाते ही हैं, हर 6 महीने 8 महीने में हम लोग उसको करवाते ही हैं। तो एक आम कस्टमर किस तरीके से अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए कदम उठाए, कितना ज़्यादा प्रिकॉशन उठाए, उस बारे में कुछ बताइए प्लीज़। जहाँ तक एसी का सवाल है कि इंडिया के अंदर और अपने सारे शहरों में सारा साल तो एसी चलता नहीं है। एसी चलता है सिर्फ बारिशों के दिनों में और गर्मी के दिनों के अंदर। अब बारिशों एसी का सीज़न शुरू होने से पहले आपको चाहिए कि सारे एयर कंडीशनर जो हैं आप उसकी सर्विस करवाएं, और सर्विस कराएं कंपनी का आदमी लेके।
अगर किसी दूसरे को लोगे तो वो आते सबसे पहले बोलेगा इसकी गैस लीक हो गई है जी, इतने सौ रुपये मुझे गैस का दे दीजिए, इतने सौ रुपये मैं मशीन धोने का लाऊंगा, इसकी सर्विस करूंगा, ये करूंगा। वो अपना बिल बनाता रहता है, बट उसको ये ध्यान नहीं रहता कि मैंने लोगों की जान बचानी, इसलिए मेरे को सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और पैसे में ध्यान कम रखना चाहिए। तो लगे लगाए एसी के अंदर वो आपको कहेगा मैं गैस चेंज कर दी, 2,000 रुपये इसका दे दीजिए, 500 रुपये सर्विस का दे दीजिए, 2-3-4 हज़ार रुपये का बिल बना के चलते बने, और उनको ये ध्यान नहीं रहता कि किस तरीके से सेफ्टी को हम लोगों ने बाईपास कर दिया। सतीश सर, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं आपका व्यापक एक्सपीरियंस मुझे नजर आ रहा है आपकी बातों में। सतीश सर, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। अब यहां से जो हम प्रिकॉशंस की बात करें, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये तो सब मानते हैं, सब जानते हैं। और मैं वापस आऊंगा आपके पास, जीत सर भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जाने माने टाउन प्लानर है जीत सर। जीत सर नमस्ते कर रहा हूं, वेरी वार्म गुड इवनिंग टू यू। आप एम आई ऑडिबल टू यू? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आप भी मुझे सुन पा रहे हैं? क्रिस्टल क्लियर सर। जीत सर आप बोलेंगे तो पूरे दर्शक सुनेंगे, 140 करोड़ भारतीय सुनेंगे। जीत सर प्लीज मुझे ये बता दीजिए कि अब मैं, क्योंकि हम राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, कई सारे केसेस हमने दिल्ली से निकाल कर अभी देखे। स्पेसिफिकली मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली बहुत पुराना शहर, अब वहां पर कॉलोनीज, प्राइवेट कॉलोनीज, जहां पर पहले 1 मंजिला मकान हुआ करता था, अब 6-6 मंजिला मकान बन गए। हर घर में, हर फ्लोर पर 2-2, 3-3 एसी, ओवरलोडिंग का जिक्र। ये टाउन प्लानिंग हमारी, ये जो नए नए हमारे एसीज आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज के साथ आ रहे हैं, बेहतर कूलिंग क्षमता के साथ आ रहे हैं, 50-50, 55-55 डिग्री में एकदम कश्मीर जैसा माहौल बनाने का दावा वो कर रहे हैं, इसके लिए हमारी सिटीज तैयार हैं? एक्चुअली आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक ठाक है। और इसमें क्या है, जब सिटी की प्लानिंग हो रही है तो उसमें कोई भी टाउन प्लानर ये नहीं दिखता कि सिटी हीट हो रही है, सिटी कूल हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, सिटीज आर नाउ गेटिंग हॉट एंड हॉट, यू नो। पहले सिटीज जो थे खुले थे, देयर वाज एडिक्वेट एयर लाइट एंड वेंटिलेशन, और इसलिए जो अंदर जो है टेम्परेचर डाउन करने की प्रॉब्लम कम रहती थी जी। लेकिन अब क्या है, वो इतनी कंजेशन हो गई, हमारे बाईलॉज ऐसे हो गए कि हमारी बिल्डिंग्स के बीच में डिस्टेंस ही नहीं रहा, और फिर हमारी जो डिजाइन में एयर लाइट वेंटिलेशन का कोई भी सिस्टम नहीं है, जिसके कारण जो है अंदर हीट बहुत ज्यादा हो रही है। और सेकेंडली क्या हो रहा है, जब वेंटिलेशन नहीं हो रही तो जो एयर कंडीशनर का एक काम है, इट इज नॉट कूलिंग, ये अंदर की गर्म हवा बाहर फेंक रहा है। तो उससे क्या है, सिटी गर्म हो रहे हैं और टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसके कारण ज्यादा और एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ रही है जी। तो मेरे ख्याल में हमें बाईलॉज बड़े रैशनलाइज करने चाहिए। बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंसेस जो हैं वो बड़े क्लियर होने चाहिए कि एयर लाइट वेंटिलेशन हो, और ये जो बिल्डिंग्स हैं वो नेचर के साथ डिजाइन हो, ताकि उसमें कम से कम जो है आपको कूलिंग की जरूरत पड़े। और ये ग्रीन बिल्डिंग का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जी। जिसके अंदर पूरा नेचर और नेचर से रिलेटेड जो आपके भी ये हवा है और जो अदर चीज थिंग्स हैं, दे डोंट अलाउ द बिल्डिंग टू बी हीटेड अप। तो इसलिए अगर वो हम ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट लें, नंबर 1। नंबर 2, हमारे हर कमरे में एयर लाइट वेंटिलेशन हो। नंबर 3 जो है, हमारे बिल्डिंग्स के बीच में एडिक्वेट डिस्टेंसेस हो। नंबर 4, हम बिल्डिंग को बिल्कुल एनक्लोज ना कर दें, तो हम देखेंगे अंदर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। सेकेंडली जो है, हमारी जो लाइट वेंटिलेशन होती है, हमारे को ओरिएंटेशन का ख्याल नहीं रखते, हम वेस्ट की तरफ भी वो अपनी ग्लास लगा देते हैं, जिससे सारी गर्मी अंदर आ जाती है, हमारी छत से बहुत ज्यादा गर्मी आती है। तो वॉल्स और रूफ को अगर हम इस तरह से डिजाइन करें को मिनिमम हीट गेन करें तो बिल्डिंग बहुत कूल रहेगी। अगर हम नॉर्थ और साउथ में ओरिएंट करें तो बिल्डिंग में हीटिंग नहीं इतनी होगी, और ये प्रॉब्लम ऑफ एयर कंडीशनिंग को जो जरूरत है वो नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली एयर कंडीशनिंग हैज बिकम ए फैशन, यू नो। इट इज नॉट ए नेसेसिटी, इट इज जस्ट कि पहले हम कमरों को बंद कर लेते हैं, हीट होती है, फिर एसी चलाते हैं, उसके बाद देखिए 18 डिग्री पर भी हमारा टेम्परेचर चल रहा है, उधर एसी चल रहा है, उधर गर्मी में हम रजाई लेके बैठे हुए हैं। देखिए
or Yes. the temperature should not be around 24 to 25 degrees. And you should use the minimum mechanical system to cool. True. So that is the only way to make sure कि ये जो AC related fires हैं वो कम से कम हो सकें. ट्रू सर. It- और हम तो बात कर ही रहे थे, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. सतीश सर ने ऐसे कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी बताए हैं. जीत सर को भी आपने सुन लिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक एक्सपीरियंस पैनल मेरे साथ इस वक्त बना हुआ है और एक खबर क्योंकि आपसे जुड़ी है, हमसे जुड़ी है, हमारे परिवार से जुड़ी है, इसीलिए भारत एक्सप्रेस पर है. सतीश सर, क्योंकि हम तो लगातार देखते आए थे, पहले जब हम घरों में जाते थे तो रेफ्रिजरेटर के ऊपर स्टेबलाइजर रखा हुआ नजर आता था, एसीज के बगल में स्टेबलाइजर्स रखे हुए नजर आते थे, क्योंकि कई बार करंट फ्लक्चुएट हुआ, फिर व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हुई. अब टेक्नोलॉजी भी और बेहतर हो गई. एसी वाले जो हैं, कंपनीज जो हैं, वो यही कह रहे हैं कि अब तो इन्वर्टर एसी है, स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन चीजों की वजह से भी इस तरह के हादसे ज्यादा होते हो? जहाँ तक मैं समझता हूँ इलेक्ट्रिकल रूट कॉज की वजह से कई दफ़ा आग लगती है. दिल्ली में अगर आप देखें जी. तो करीब 58 से 60% आगें जितनी लगती हैं दिल्ली में, वो बिजली की फिटिंग से या उससे बिजली के सामान से आग लगती है. जी. क्योंकि उसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं किया जाता बिल्डिंग सेंक्शन होने से पहले, और बेयर मिनिमम जो फ्लोर पे चाहिए लाइट, एक लाइट इधर लगा के, दो लाइट, एक लाइट उसको करके, और उसके हिसाब से प्लान कर लेते हैं पे लोड जो इलेक्ट्रिकल रहेगा जी. और उसके बेसिस पे वो लोग कर लेते हैं. बट एज एंड व्हेन द प्रॉस्पेरिटी इन द फैमिली गेट्स इम्प्रूव्ड, they don't bother to get the certificate recertified from the competent authority कि उसमें इलेक्ट्रिकल लोड ले भी रहा है, सही है नहीं है, या आग लगने के चांसेस हैं. तो अगर हम लोग सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, और अब पहले दिल्ली के अंदर ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर हुआ करते थे, या बरसाती फ्लोर डर जाता, 2.5 फ्लोर आ जाते थे. Yes. आज के ज़माने में आप देखिए 1-1 इंच कवर किया हुआ ज़मीन का, Yes. और चारों तरफ से उसको बंद डब्बा करके रखा हुआ है. तो जो अगर कुछ उसमें आग लगी तो क्रॉस वेंटिलेशन काम नहीं करेगी, और अगर करेगी तो इस तरीके से करेगी कि लोग सोए के सोए रह जाएंगे उसके Yes, अंदर. ऐसा So I think घटनाक्रम these हुआ है. things are very important. जी. अच्छा सतीश सर, आखिरी में बस एक बात और. ये तो हमने बता दिया कारण, मुझे ये बताइए, टिप्स भी दे दीजिए. अगर घर में धुआं नजर आए, चिंगारी कहीं पर नजर आए, क्या करना चाहिए, क्या एक्शन होने चाहिए हमारे? सी जहाँ तक अगर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के अंदर स्पार्क आया, कुछ हुआ, तो इमीडिएटली उसको बंद करने की कोशिश करना चाहिए. ओके. और अगर बंद नहीं कर सकते हैं तो आराम से बाहर निकल जाइए, क्योंकि पहले ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हाँ. और आदमी को मरने के लिए वहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए. अगर कोई आपके पास छोटा मोटा यंत्र है जिससे आग बुझा सकते हैं तो उसका इस्तेमाल करिएगा. ओके. लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो आराम से बाहर निकल जाइएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज के अंदर तो जो आग होती है, स्पार्क होता है, वो तो अगर एक प्याला चाय का भी फेंकेंगे उसके ऊपर तो भी आग बुझ जाएगी. ठीक है. लेकिन नॉर्मली होशियारी ये करती है लोग बाग के, नहीं हम संभाल लेंगे. वो संभालना क्या साहब, जब तक मिनटों सेकंडों के अंदर वो मल्टीप्लाई करती है, फायर मल्टीप्लाई बाई 4 times एवरी सेकेंड. ट्रू. तो अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करती रहेगी, जब तक आप रियलाइज़ करेंगे 1-2 मिनट में, तब तक तो धुएं से आपको ओवर पावर कर लेगा, और आपको पता ही नहीं होगा कि मैं सोया हुआ हूँ, चला गया यहाँ. ओके. ओके. जीत सर आप कह रहे थे ग्रीन बिल्डिंग्स के कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे थे, लेकिन जितनी भी हम मेट्रो सिटीज देख रहे हैं वहां पर तो बिल्डर कल्चर आया हुआ है. वो तो वो तो 25-25 गज, 30-30 गज में 2 BHK बना के बिल्कुल सकरी गलियों में बिल्डिंग्स बनाकर बेच रहे हैं. मुझे बस ये बताइए कि यहाँ से आगे अब हमें कैसे बढ़ना चाहिए, हमारी सरकारों को, प्रशासन को, और मैं साफ तौर पर सरकार प्रशासन को साइड में रखूं, हमारे जिम्मेदार जो हैं, जो जिम्मेदारान लोग हैं, उनको किस तरीके से यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह के घटनाक्रम में कैजुअलिटीज होती हैं, बहुत दुख होता है पढ़ने में वो खबरें. देखिए, अगर आप पूरा देखेंगे इसमें 2 पार्ट हैं. एक तो मशीन का पार्ट है, एक बिल्डिंग डिजाइन का पार्ट है. जहां तक हम टेक्नोलॉजी में आगे जा चुके हैं, तो हमने देखा ये जो आपका एसी है एक बहुत हाई पावर्ड मशीन है, और इसका काम है हीट को निकालना और कूल एयर को आपको देना. जी. तो इसमें बहुत प्रेशर रहता है, केमिकल यूज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है. तो इसमें ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं, एक्चुअली ये है कि मशीन शुड बी मेड बाय ए रेप्यूटेड पर्सन. ठीक है. कि जो मशीन में वो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. नंबर 2, मैं आज कह रहा हूँ जी सर, हमारे एसी इंटेलिजेंट एसी होने चाहिए. ओके. इन केस आज मतलब ये जो है इंटेलिजेंट एसी का मतलब ये आप नहीं वेट करेंगे कि वो आग लगी तो बजाएंगे. हाँ.
एसी खुद में खुद जब उसको लगता है इसमें माल फंक्शनिंग हो रही है, इट शुड स्टॉप वर्किंग, यू नो, ठीक है, ताकि वो फायर की कट ऑफ हो जाए। ठीक है, और इस तरह के नंबर ब्लास्ट फर्स्ट ना हो, यू इस नो, तरह की कैजुअलिटीज की खबरें ना हो। जीत सर, आपके साथ तो घंटों बातें हो सकती हैं, सतीश सर के साथ भी घंटों बातें हो सकती है, और आप दोनों का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली मेरे दर्शकों ने भी महसूस किया होगा। वक्त आज मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन यहां से होल एंड सोल निकल कर यही आया, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। थैंक यू सो मच सतीश सर, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच जीत सर, आपने वक्त निकाला। तो आप भी सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, बार बार कह रहा हूं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत टेम्परेचर ज्यादा है, 48-48 डिग्री तक की खबरें आ रही हैं, लेकिन आपका एसी भी मशीन है, सतर्क रहिए, तभी आप सेफ रह पाएंगे।